अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो प्रूफ है उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे पता चला कि यहाँ पे जो एडिशनल फोर्स है जिसको फिर बाद में नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको कैसे प्रूफ किया साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले इस तरह किया कि ग्रुप 5 की जो हाइड्राइड है, ग्रुप 6A की जो हाइड्राइड है और ग्रुप 7A की जो हाइड्राइड है। अब हाइड्राइड किस चीज़ को कहते हैं? मान लो हमारे पास क्या है, कोई एटम है, कोई भी एटम है, उसने बॉन्ड बनाया किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्राइड कहते हैं, जो हाइड्रोजन अटैच हो, हाइड्रोजन केमिकली बॉन्डेड हो। तो ग्रुप ए जो है, ग्रुप 5A, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? उसमें जो प्रेजेंट है, तो फर्स्ट वन जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, इसके बाद है फास्फोरस। अच्छा, ग्रुप किस चीज़ को कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो है एक जो हॉरिजॉन्टली इस तरह रो जा चुके हैं उसको हम पीरियड कहते हैं। जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो एक 5A जो है, ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके अलावा एंटीमोनी, Sb, इसके अलावा बिस्मथ। ये जो एलिमेंट है ये प्रेजेंट है ग्रुप 5A में। अब इसके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इससे बन जाता है ग्रुप 5A के हाइड्राइड। अब बॉन्ड किस तरह बनाएगा? ये सारे जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, इसकी वैलेंसी 3 है। मीन्स कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है वैलेंस शेल में, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड बनेगा वो है अमोनिया, यानी NH3 बनेगा, NH3। इसके अलावा यहाँ पे PH3 बनेगा, PH3। ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। इसके अलावा यहाँ पे ASH3 बनेगा और यहाँ पे यहाँ पे 3 है, H3, और यहाँ पे BiH3 बनेगा। तो ये ग्रुप 5A के हाइड्राइड है। इसके अलावा ग्रुप 6A के हाइड्राइड, 6A के हाइड्राइड। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? इसमें शामिल है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, इसके अलावा टेलोरियम और इसके अलावा पोलोनियम। ये इस ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है। इसकी वैलेंसी 2 है। मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, तो यहाँ पे बनेगा H2O, यहाँ पे बनेगा H2S, यहाँ पे बनेगा H2Se, इसके अलावा यहाँ पे बनेगा H2Te, और यहाँ पे बनेगा ये जो एलिमेंट है ये वाला ये बहुत अनस्टेबल है, तो ये बना सकता है पर फ़ौरन फिर इसी हालत में आ जाता है अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पे यहाँ पे H2 है, H2। इसके अलावा H2PO, तो ये ग्रुप 6A की हाइड्राइड है। इसके अलावा ग्रुप 7A की जो हाइड्राइड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? ग्रुप 7A, उसमें एक एटम है, एलिमेंट या एटम क्लोरीन, इसके अलावा क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन, इसके अलावा आयोडीन, इसके अलावा एस्टाटीन। अब इसकी वैलेंसी 1 है। जब यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो HF बनेगा, यानी इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे HCl बनेगा, यहाँ पे HBr बनेगा, यहाँ पे HI बनेगा और यहाँ पे H80 बनेगा। तो यहाँ पे ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप 5 के हाइड्राइड है, ये ग्रुप 6A के हाइड्राइड, ये ग्रुप 7A की हाइड्राइड। तो साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, ये जो ग्रुप है इसके जो हाइड्राइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट इसका था -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट था -87 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट भी है -87.7 है, -87.7। इसके अलावा यहाँ पे तो इसका था 62 डिग्री सेंटीग्रेड, -62 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह नेक्स्ट वन जो हाइड्राइड है इसका था -18 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसके अलावा इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे H2O जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे H2S जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जब चेक किया तो ये बहुत कम हुआ, -61 या 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस था वो बहुत कम था, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा था। जिस तरह यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो डिफरेंस था वो बहुत छोटा डिफरेंस था। जिस तरह यहाँ पे है -87 और -62, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैप है, 100 और -61। इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप 7A की जो हाइड्राइड है इसका जब बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस इसको नज़र आया। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जब देखा तो इसका -85.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाकी जब नीचे आ रहा था तो डिफरेंस काफ़ी कम आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा साइंटिस्ट ने जो फोर्थ वन ग्रुप उसके जो हाइड्राइड थे उसमें पहले हाइड्राइड और दूसरे हाइड्राइड के बीच डिफरेंस नहीं था, रेगुलर पैटर्न के साथ इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे जैसे हाइड्राइड का मास इंक्रीज़ हो रहा था, नीचे हाइड्राइड का मास इंक्रीज़ हो रहा था, तो साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा था रेगुलर पैटर्न के साथ। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है। फोर्थ वन में रेगुलर आ रहा था, इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा था फर्स्ट दो हाइड्राइड के बीच, जिस तरह यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे H2O के केस में आप लोग देख ले, और यहाँ पर भी आप लोग देख ले। तो फिर इसने ये सोचा कि यहाँ पे एक ख़ास फोर्स है, एडिशनल फोर्स है। यहाँ पे अगर हम देख ले H2O या फ्लोरीन और क्लोरीन हाइड्राइड के बीच, जिस तरह यहाँ पे वाटर को आप लोग देख ले, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो पार्शल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव। इस तरह यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके अलावा H2S में आप लोग देख लें, ये भी सेम टू सेम इस तरह बैंड शेप है इसका। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव। इस तरह हाइड्रोजन, सल्फ़र और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। इसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और इसका कम है, काफ़ी डिफरेंस है। तो इसने ये सोचा कि यहाँ पे कोई एडिशनल फोर्स है इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे फिर का डिफरेंस काफ़ी कम था। इस तरह जब 7A ग्रुप में चेक किया तो यहाँ पे आप लोग देख ले, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। जिस तरह यहाँ पे H और यहाँ पे F के ऊपर पार्शल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव। इस तरह और दूसरा HF मॉलिक्यूल था, H और F, तो यहाँ पे पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्लोरीन में जब चेक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, पार्शल नेगेटिव, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन, पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पे क्लोरीन, पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव है। इसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था।
पर यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 था और क्लोरीन का जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, 0 से भी कम है। तो फिर यहाँ पे सोचा गया कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों में है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल फोर्स भी है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा ऊपर वाले में देखा तो वहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा था फर्स्ट वन ग्रुप में, सॉरी 5A ग्रुप में, यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रूफ हो गई, यानी उसने ये बताया कि यहाँ पे जो एडिशनल फोर्स है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये स्मॉल साइज़ का है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसके अलावा ये वाला जो फ्लोरीन है ये भी स्मॉल साइज़ का है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, जो एडिशनल फोर्स है इनके बीच और ऊपर वाले ऑक्सीजन के बीच और अमोनिया के बीच, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है और इसके बीच जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे फिर प्रूफ हुआ किस चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है आप लोगों के कोर्स में कि कौन ज़्यादा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो, अगर आयनिक कंपाउंड हो जैसे NaCl है या कोई भी आयनिक कंपाउंड NaCl, इसका जब बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा गया तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ था इसका 760 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल NaCl उठाया इसको, इसकी भी जो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसके ऊपर कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज, और इसकी बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड उठाया, इसके बीच जो बॉन्ड था उसको जब ब्रेक किया तो इतनी एनर्जी लग गई। 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 760 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको तोड़ने के लिए। इसके अलावा जब कोवेलेंट बॉन्ड देखा गया तो मान लो हम H2O लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब देखा गया तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी या इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगी वो 464 किलो जूल पर मोल। 1 मोल H2O उठाया, उसके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लग गई। अब ये पॉइंट आप लोग लाजमी याद रखें क्योंकि ये शायद MCQs में आ जाए। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब देखा गया, मान लो यही H2O हम उठाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब देखा गया तो मान लो हमारे पास क्या है, H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अभी प्रूफ के ऊपर भी बात की तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो 20 से लेकर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसका स्ट्रेंथ में फ़र्क हो सकता है। तो 20 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड किलो जूल एनर्जी लग गई 1 मोल के लिए। यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ी लिया H2O, लेकिन यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी में भी हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है, किसी में 21, इस तरह 22, 23, 30, इसके अलावा 40 और फिर 50 तक जा सकता है। लेकिन 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा वंडरवाल फोर्सेस जो है, वंडरवाल फोर्सेस, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं वो 1 से लेकर 20 किलो जूल लगती हैं, किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।